हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने एमएमई 2 के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 से हमारा एक नया सेक्शन स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडवांस कैलकुलस। ये एमएमई 1 से रिलेटेड होता है। एमएमई 1 में जितनी बातें आपने पढ़ी थी ना, फंक्शन, डोमेन, रेंज, सब कुछ चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 3 में क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, उसका भी थोड़ा बहुत यूज है यहाँ पर। फिर आपने आगे मैक्सिमा मिनिमा ये सब पढ़ा था, वो सब भी यूज होगा। इलास्टिसिटी पढ़ा था, टेंजेंट पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, वो सारा कुछ यहाँ फिर से यूज होना है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने एमएमई 1 ढंग से नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ये एज्यूम करके पढ़ाते हैं कि बच्चे ने एमएमई 1 नहीं पढ़ा है। जहां जहां जरूरत होगी बैकअप की, वो छोटा छोटा बैकअप हम लोग साइड बाय साइड देते रहते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस बोले तो इसमें ये फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। याद रहे, इसके पीछे मैथमेटिक्स तो बहुत कुछ है। जिन लोगों ने जी कैलकुलस लिया होगा वो लोग तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये पेपर है एमएमई, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो हम लोग उन्हीं एग्जाम्पल्स पे, उन्हीं न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे जो ज्यादा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा या फिर हेल्पफुल होगा इकोनॉमिक्स के कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में। तो फंक्शंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा था बच्चे। y इज इक्वल टू फंक्शन पढ़ते थे हम लोग, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आप 11th 12th में भी पढ़ते चले आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x+3, ये एक फंक्शन है। जैसा x डालोगे वैसा y आएगा, लेकिन ये फंक्शन कितने का है? 1 वेरिएबल का है। राइट हैंड साइड पे देखो ना, खाली एक ही x है, एक x एक y। तो इनका ग्राफ भी आप 2D प्लेन पे बना लेते थे, जिसमें क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्योंकि 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। किसी भी फिगर का जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको पता है, उसको आप 2D के डायमेंशन में, ग्राफ में आप उसको बना सकते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन अब हम लोग जो चैप्टर 15 में पढ़ने जा रहे हैं उसमें कम से कम 2 वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होंगे और लेफ्ट का एक वेरिएबल मिलाकर के 3 वेरिएबल्स होंगे। वो तो 2D प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ ग्राफ को थोड़ा 3D प्लेन में बनाना होगा, उस पर भी आपको फोकस करना है। और बहुत ज़्यादा 3D का नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कोई आर्किटेक्चर फील्ड से तो है नहीं कि हमें 3D का डिजाइनिंग करना है। तो फिर लेवल कब आएगा उसके लिए? तो ग्राफ तो चलो जब आएगा तब आएगा। अभी पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। अगर मैंने फंक्शन बनाया x और y का फंक्शन, सपोज करो ये आ गया 3x² प्लस 7x³ y4 प्लस y⁵ इस फंक्शन में राइट हैंड साइड पे क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो, राइट हैंड साइड पे दो दो वेरिएबल है x और y, तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। वैसे तो हम फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, x y z, ये भी बना सकते हैं। 3x² प्लस 5x³ yz प्लस z³ कुछ भी लिख दो अभी अपने मर्जी से, अब फंक्शन ही बनाना है तो, प्लस 25। ये भी फंक्शन हो गया 3 वेरिएबल्स का। लेकिन पूरे चैप्टर में फोकस करेंगे हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे, मतलब इस टाइप के फंक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, मैक्सिमा मिनिमा करना, ये सब सीख गया है, वो इसको भी कर लेगा विद द सेम लॉजिक एंड सेम स्टेप्स। इसलिए आपको ज्यादातर 2 ही वेरिएबल दिखेंगे। अब देखो जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आखिर 2 वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों पड़ी इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए। मान लो मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड होते हैं। मान लो मिल्क प्रोडक्ट्स में ही एक अमूल डेयरी है और एक कौन सा मदर डेयरी है जो कि दिल्ली में चलता है। एक्स क्वांटिटी जो है वो अमूल डेयरी का, मिल्क पैकेट्स की ही बात कर लें, और ये मदर डेयरी का है। दोनों क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स है। दोनों क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स है। इसका अपना प्राइस होगा P1, इसका अपना प्राइस होगा P2। अब ध्यान दो, ये जो डिमांड है X1, दिस इज द डिमांड फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट, ये सिर्फ अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इसके भी प्राइस पे डिपेंड करेगा।
आप लोगों ने माइक्रो मैक्रो में ज़्यादा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। एक्स इज डिपेंडिंग अपॉन P1 एंड P2 बोथ। अगर P1 बढ़ा तो खुद की डिमांड कम हो जाएगी। अगर अमूल डेयरी ने अपने मिल्क प्रोडक्ट्स का 2 रुपीज़ पर पैकेट बढ़ा दिया तो लोग देखेंगे कि मदर डेयरी का दाम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा है तो लोग मदर डेयरी पे शिफ्ट कर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? मदर डेयरी का डिमांड फिर किस पे डिपेंड किया? अमूल डेयरी के प्राइस पे। सिमिलरली अगर मदर डेयरी ने अपना प्राइस बढ़ा लिया या घटा लिया तो कौन अफेक्ट होगा? अमूल डेयरी का डिमांड अफेक्ट होगा। दोनों एक दूसरे के प्राइस पे डिपेंड करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में देखा गया है कि जो भी हम लोग प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स जो भी स्टडी करते हैं उनमें एक वेरिएबल कई सारे चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे डिमांड ऑफ कार, कार की जो डिमांड है मार्केट में वो कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड करेगी। फिर इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगी कि मार्केट में लोन रेट क्या चल रहा है, तभी तो लोग लोन लेकर के कार खरीदते हैं। तीसरा है प्राइस ऑफ द कार। देखो कितने सारे वेरिएबल आ रहे हैं। पहला क्या था? इनकम ऑफ कंज्यूमर। दूसरा था इंटरेस्ट रेट। तीसरा क्या है आपका? प्राइस ऑफ द कार। चौथा भी कुछ हो सकता है, एसेसरीज वगैरह, ये सब बहुत सारे वेरिएबल आ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज बहुत सारे वेरिएबल पर डिपेंड करती है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल माइक्रो और मैक्रो में भी पढ़ोगे। इसलिए अब हम लोगों को जरूरत है फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल को स्टडी करने की। अब इन सब के साथ क्या होता है, सबका चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। प्रूव करना होता है कि ये दोनों मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये सब देखेंगे हम लोग आगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अब ये तो हर क्लास में इसका जिक्र होगा, वो है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। नाम सुना है इसका किसी ने? नाम सुना है या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, नाम नहीं सुना है तो अच्छी बात है कि एमएमई को ये पहली बार मौका मिला है आपको समझाने के लिए, लेकिन माइक्रो मैक्रो में ये आ जाएगा। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें बच्चे फंक्शन जो है प्रोडक्शन वो डिपेंड करता है कैपिटल, लेबर और लैंड पे। के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर, टी फॉर लैंड। थियोरी तो आपको पता है कि प्रोडक्शन डिपेंड करता है इनपुट फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, सबको रटा हुआ होता है। इकोनॉमिक्स इतना 11th 12th में आपने पढ़ा होगा। और एफ जो होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। मे बी सेमेस्टर 3rd में आपको माइक्रो में पढ़ाया जाएगा, सबका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पढ़ाया जाएगा। इसलिए एमएमई 2 में ये 15, 16, 17 आपको बेस बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप 3rd सेम का माइक्रो अच्छे तरीके से समझ सको। ये जितना भी एमएमई एसएमई पढ़ाया जा रहा है ना, ये हेल्प करेगा। ये डायरेक्टली यूज नहीं होता इको ऑनर्स में, ये हेल्प करेगा माइक्रो और मैक्रो को समझने में। उसकी जो चीजें डेरिवेशंस होंगी, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, वो समझने में हेल्प करेगा। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन अभी तो आप एमएमई 2 में पढ़ रहे हो, लेकिन फिर माइक्रो में 3rd सेम में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो एफ के एल टी प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड कर रहा है, और इसका फॉर्मेट अलग है। हर टाइप बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, कॉब डॉगलस का अपना ही एक डिजाइन होता है, ये कभी नहीं बदलता। इनका डिजाइन क्या है कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा, और जितने भी इनपुट फैक्टर्स हैं सब पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, लाइक k टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, सब आपस में मल्टीप्लाइड है। यही फॉर्मेट होता है। हर इनपुट फैक्टर्स को हम किसी ना किसी कांस्टेंट पावर से रेज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है कि a b c तीनों किस में लाई करेंगे? 0 और 1 के बीच में। आइडियल कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट होता है किसका? कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। ये बहुत ज्यादा यूज होगा 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी। और फिर आपका 3rd सेम में जब एमएमई आएगा, एमएमई 3rd हम लोग उसका नाम देंगे, तो एक 18 चैप्टर है, और भी सब जगह बहुत जगह यूज होगा ये। अभी से ही दिमाग में सेट कर लें कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। वैसे आपको पता है ज्यादातर आपके बुक में देखने को मिलेगा ये वाला ज्यादा यूज होता है, क्योंकि 3 वेरिएबल वो लोग नहीं रखना चाहते। तो एफ के एल इज इक्वल टू ए, एल टू द पावर ए, के टू द पावर बी। कोई फिक्स नहीं है कि ए एल पे ही आएगा या के पे जाएगा, बस ये फिक्स है कि दोनों जो है कोफिशिएंट वो फ्रैक्शन में होंगे 0 और 1 के बीच में, सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लोग किस तरफ मुड़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, कौन से सेक्शन को टच करने जा रहे हैं। फंक्शन का सबसे पहले पढ़ा जाता है डोमेन।
ठीक है, हम लोग किस टाइप का फंक्शन पढ़ने वाला है ये तो आइडिया आ गया। लेकिन फंक्शन का सबसे पहले पढ़ना होता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बाद से कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर आगे हम लोग उसका यूज करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का क्या क्या एप्लीकेशन है। पैटर्न तो वही है जो आप 11th-12th से पढ़ते चले आ रहे हो मैथमेटिक्स का, उसी तरीके से हम लोग स्टेज बाय स्टेज सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देना। हाँ, एक चीज और, आप लोग अभी नए हो तो आप लोगों को बता दें कि आप एक मोटी सी नोटबुक बनाओगे, सारा कुछ एक ही जगह रहेगा MME2 का। एक क्लास नोट्स का अलग नोटबुक होगा, प्रैक्टिस का अलग होगा। ठीक है, क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, असाइनमेंट होगा, PP होगा, इसका एक अलग नोटबुक बनाना है, और खुद का रफ प्रैक्टिस का एक अलग नोटबुक बनाना है। 3-4 नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, फिर ये खो जाता है वो खो जाता है, सब एक ही जगह रहेगा, इसलिए मोटी नोटबुक ले लेना। और साथ साथ में लिखो। हम लोग जानबूझ करके क्लास में एक मॉडरेट स्पीड रखते हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं होते, ज़्यादा स्लो भी नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी है, उसी टाइम में हम लोग को कोर्स करना है। इतना जरूर स्पीड रखते हैं कि बच्चे साथ साथ में भी कॉपी कर सकें। इससे क्या होता है कि आपको वीडियो दोबारा देखने का प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे दोबारा वीडियो देखना है, टाइम बचेगा। लिखे हुए चीज़ों को सीधा पेज पलटा, देख लिया, बड़ी जल्दी रिकैप हो जाती हैं चीज़ें। अब वीडियो सुनोगे तो फिर 1 घंटा 1.25 घंटा टाइम लगाना पड़ेगा, वो उतना टाइम आज के डेट में बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते, सब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बच्चे कॉलेज जाना है, बहुत सारी सोसाइटी ज्वाइन किए, बहुत सारे पेपर है पढ़ने को। तो MME में हम चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे, इसके लिए सबसे पहला काम है रोज क्लास में आना, अटेंटिव रहना, उसके बाद से अपने नोटबुक को साथ साथ नोट्स बनाना, ये बहुत बड़ा हेल्प होता है आपके लिए। चलो यहाँ देखो, और जब कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप वीडियो खोलो, उसको समझो। A+B=1, ठीक है। अब हेडिंग देना है आपको, क्या हेडिंग देना है? डोमेन। ये थोड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में बच्चों को, आज के क्लास में डोमेन ही अब चलता रहेगा। डोमेन में आपने अगर फर्स्ट सेम में पढ़ा है तो आपको याद होगा, 2 लॉजिक मैंने बताए थे। लॉजिक तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब इको ऑनर्स में सिर्फ 2 ही लॉजिक बच गए हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें पढ़ना नहीं है, ट्रिगो तो हमारे कोर्स में है नहीं, तो बच गए सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो पहला लॉजिक जो कि आपको याद रखना है कि अगर कभी फंक्शन मिल गया √f(x,y) के फॉर्म में, अगर फंक्शन आपको मिल गया √f(x,y) के फॉर्म में, इसका मतलब है √नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। ये सबको पता है या नहीं पता है? फर्स्ट सेम में सबने मेरे से क्लास ली हुई है? चलो, मैंने आपको बोला है कि आप लो मेरे से क्लास या नहीं लो, हम साइड साइड में बैकअप देते रहेंगे, तो ये थोड़ा फर्स्ट सेम का देख लो। MME1 में मैंने बताया था कि अगर √25 आ जाता है, आप क्या लिखते हो? +5 लिखते हो। -√25 आ जाता है तो फिर हम लोग -5 लिखते हैं। अगर x² = 25 है तो x = +-5 लिखते हैं। लेकिन √-25 हो ही नहीं सकता बच्चे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो खुद के साथ मल्टीप्लाई करके क्या दे दे हमें? -25। क्योंकि अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हो तो भी 25 आएगा, ध्यान से समझो। -5 ले लेते हो तो भी उसका स्क्वायर प्लस में ही कन्वर्ट होने वाला है, तो इस माइनस का क्या? तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इसके लिए हम लोगों ने आयोटा पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। याद आ गया सबको? √25 √-1 अलग कर लेते थे, क्योंकि रूट की प्रॉपर्टी होती है √a×b को हम ब्रेक कर सकते हैं √a×√b के फॉर्म में। जो -25 था उसको हमने ब्रेक कर दिया √25 और √-1। √-1 को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? यस, आयोटा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, आसपास में, जब भी हम कोई स्टडी करेंगे तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिजनेस मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, बिजनेस से ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हो, ऑनर्स है क्या, बिजनेस पे ही बेस्ड है, इसमें कहीं भी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योर मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, उन्हीं को पढ़ना है। बीकॉम में, ई कॉर्नर्स में इन सब में नहीं आता है ये आयोटा। तो आयोटा तो आना नहीं है, इसका मतलब रूट के अंदर में नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो f(x,y) डिफाइंड तभी होगा व्हेन f(x,y) इज
जीरो भी चलेगा, जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव होगा तब तो उसकी वैल्यू आएगी, जीरो की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। समझ में आई बात? ये सिर्फ इसी के लिए डिफाइंड होगा, ये लॉजिक फर्स्ट लॉजिक आपको याद रखना है। जब भी अंडर रूट मिलेगा उसके अंदर की चीजों को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देना है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है ये, किस टाइप का सेट बोलते हैं? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव बोलते हैं इसको। इसको पॉजिटिव नहीं बोलते क्योंकि जीरो इज नीदर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को ना ही हम पॉजिटिव बोलते हैं ना ही नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ तो जीरो आ चुका है ना, एक बात तो क्लियर है कि नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिक 2, अगर आपको रेशियो के फॉर्म में फंक्शन मिल रहा है, लाइक समथिंग इज इन न्यूमरेटर, समथिंग इज इन डिनोमिनेटर, देन gxy should not be equal to 0। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है 0 by constant is 0 but something upon 0 is infinity, जिसको हम undefined भी बोलते हैं, undefined। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो जो डोमेन का कॉन्सेप्ट है लगभग लगभग वही कॉन्टिन्यूटी में भी लगेगा, इसलिए इस दोनों लॉजिक को आपको याद कर लेना है। दोनों लॉजिक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। लाइव क्लास का फिर मतलब क्या है? ये रिकॉर्डेड आप थोड़ी पढ़ रहे हो, लाइव में आपको जवाब देना पड़ता है, क्वेश्चन भी पूछते हैं बच्चे। किसी को कोई प्रॉब्लम इन दोनों लॉजिक में? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आप करोगे। क्लास में क्वेश्चन भी होता है लाइव में, 2 मिनट का समय देते हैं आपको ट्राई करने के लिए, इसलिए एक रफ पेज या रफ नोटबुक लेकर के बैठा करो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 तो हम ही करा रहे हैं, इसलिए ध्यान दो स्क्रीन पे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 प्लस रूट अंडर वाई। तो भाई मजा आ गया क्वेश्चन देख करके, दो दो अंडर रूट है। अभी मैंने आपको बताया लॉजिक 1 लॉजिक 2, यहाँ कौन सा लॉजिक लगने वाला है? लॉजिक 1। लॉजिक 2 का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज नथिंग इज इन रेशियो फॉर्म, रेशियो फॉर्म में है ही नहीं है। दोनों पे लॉजिक 1 ही लगना है। ध्यान से देखो, रूट अंडर लिखेंगे x माइनस 1 इज डिफाइंड ओनली व्हेन के अंदर की क्वांटिटी, रूट के अंदर में क्या है, x माइनस 1 इज नॉन नेगेटिव, विच इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा भी है, ये फंक्शन तो दो चीजों का सम है ना। अब ऐसे x और y आएंगे जिसके लिए ये भी डिफाइंड और ये भी डिफाइंड हो, जब दोनों डिफाइंड होगा तभी दोनों का प्लस भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो रूट y इज डिफाइंड ओनली व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया हमारा, और इसका डोमेन एक सेट होगा, क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन सेट। सेट को दो तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन 2 फॉर्म्स। किसी को याद है कौन कौन से 2 फॉर्म होते हैं, नाम उसके? नहीं याद है? ठीक है, रोस्टर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे कि डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू, ऐसे पेयर आएंगे x और y के। क्यों पेयर आएंगे? क्योंकि अब फंक्शन में दो दो चीजें हैं राइट हैंड साइड पे, सच दैट, इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है, ये और ये। तो सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड साथ ही साथ y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर x और y पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही होगा या नेचुरल नंबर ही होगा, कोई भी रियल नंबर चलेगा। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कभी कभी ये लोग ना ग्राफ भी बोलते हैं बनाने को। डोमेन सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, ध्यान से सुनो। ग्राफ में 2D प्लेन लेंगे हम लोग,
ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? दिस इज 1 2 -1 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है ये देखो 1 के आगे सब चलेगा, और 1 पे भी मैंने डार्क लाइन बना दिया, डार्क लाइन। चलो डार्क लाइन बना देते हैं, अभी पहले डॉटेड लाइन ही बना रहे हैं, बाद में डार्क करेंगे। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा? एनी आइडिया? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट को। y कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? x एक्सिस के ऊपर, y 0 तो ये होता है इसके ऊपर। अब आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने कौन कौन से दो कलर चूज किए हैं, येलो और ब्लू। इसके पीछे पता है मकसद क्या है? कि ब्लू रीजन बता रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, येलो रीजन बता रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो दोनों का कॉमन रीजन है वो अपने आप ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ब्लू और येलो को जब हम लोग स्क्रीन पे यूज करते हैं तो वो ग्रीन बन जाता है। तो ग्रीन रीजन जो आया है दैट इज आवर, जो ग्रीन रीजन आया है दैट इज आवर ये वाला, यही है हमारा डोमेन सेट ग्राफिकली। ठीक है, ये है। तो ये लाइट ब्लू और लाइट येलो कलर को हटा करके हम लोग ये सब देखेंगे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड का जो एरिया है वही हमारा पूरा डोमेन सेट है। ठीक है, इस तरीके से उसको शेड कर देंगे। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम ट्राई करने को, और 1 ही मिनट का समय देंगे, ज़्यादा नहीं। और बस मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोग उस डायरेक्शन में सोच रहे हो या नहीं। 2/√अंडर, या जिसके दिमाग में जो बातें आ रही है पहले मेरे से शेयर कर लो, फिर करना स्टार्ट करना। +√अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, इसके डोमेन में बताओ कौन सा लॉजिक लगेगा? ठीक है, दोनों लॉजिक लगेंगे, सिर्फ लॉजिक 2 नहीं, दोनों लॉजिक लगेंगे। कैसे? तो पहले तो रूट के हिसाब से दिस मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट एट द सेम टाइम इट इज इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो दिस क्वांटिटी हैज टू बी ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। आपको ये सारी बातें लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। सिंस इट इज इन डिनोमिनेटर एंड इट कांट बी 0, तो इट मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन 0। लेकिन इस क्वांटिटी के लिए आप क्या करोगे? दिस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, न्यूमरेटर में है तो कोई दिक्कत है नहीं। और फिर इसका रीजन शेड करना, इसका रीजन शेड करना, और दोनों का कॉमन रीजन निकालना। जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही सेट ऑफ पॉइंट्स हमारा डोमेन होगा। मैंने काफ़ी कुछ आपको हेल्प कर दिया, आप लोग खुद से इसको ट्राई करो। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक है? जिनका भी हो जाए वो चैट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे डन। उसके बाद से फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्क्रीन पे, फिर आपको मैच करना होगा। जिनका जिनका मैच कर जाएगा वो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे मैम मैच्ड, सीधा मैच्ड, बस इतना ही लिख करके भेजना है। ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डन या नॉट डन, और मैच्ड या नॉट मैच्ड। इससे मुझे आइडिया लगता रहेगा कि कौन कौन से बच्चे किस लेवल तक समझ रहे हैं। ठीक है, तो करो आप लोग इसको। बच्चे देखो, पैराबोला नहीं, नहीं पैराबोला नहीं बनेगा, दोनों में सर्कल ही बनेगा। देखो, सबसे पहले 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 is defined only if x square plus y square minus 4 is greater than 0। इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, यस इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, as it is in denominator also। अब आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कौन सा इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। आपने ग्रेटर देन लेस देन का नहीं पढ़ा हुआ है, आपने इज इक्वल टू का पढ़ा हुआ है। लेकिन इन इक्वेशन भी तो पढ़ा हुआ है
ग्राफ अगर हमें इनइक्वलिटी का बनाना है तो पहले हम उसको इज इक्वल टू का ही बनाते हैं। इनइक्वलिटी से डिसाइड होता है कि किधर का रीजन लेना है। कुछ रीजन में डिवाइड हो जाता है ग्राफ हमारा, तो अंदर का लेना है, बाहर का लेना है, किधर का लेना है, ये इनइक्वलिटी से डिसाइड होता है। तो ग्राफ तो हम किसका बनाएंगे, इज इक्वल टू का ही बनाएंगे। इज इक्वल टू में नाउ कंसीडर x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज अ सर्कल। सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है 2। याद है ना आपको, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अल्फा बीटा सेंटर हो जाता था और r रेडियस हो जाता था। तो ठीक है, 0 0 और 2, 1 2 1 2 1 2 1 2। और एक बात यहाँ पर ना इज इक्वल टू नहीं है, ग्राफ हमेशा आप डॉटेड से, ये प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल हैंड सेट कर लो इस पे। ग्राफ में कभी भी ऐसे मतलब पूरा सॉलिड लाइन नहीं बनाते, डॉटेड से ही स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन, मतलब ऐसे एक्स और वाई आएंगे जो कि इस सर्कल से बाहर होंगे। जैसे इधर का ले लो, अगर 5 और 10 है, सपोज करो पॉइंट है, देखना जरा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या आ रहा है 125 विच इज ग्रेटर देन 4। यानी बाहर का पॉइंट हमारे इस रीजन में लाई कर रहा है, जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से पॉइंट्स किधर के आने हैं, अंदर के या बाहर के, बाहर के आने हैं। ग्रेटर देन है तो हमने एक बार अपनी संतुष्टि के लिए एक पॉइंट बाहर का रीजन का ले लिया और इसको चेक भी कर लिया, बाहर का रीजन लेना है। और ध्यान रहे सरकमफेरेंस का पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये है येलो से जो मैंने शेड किया है, दैट मीन्स आउटसाइड द सर्कल। रीजन इज आउटसाइड द सर्कल, नॉट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मैंने वर्ड नहीं यूज किया है, रीजन इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं, अभी तो एक ही पार्ट किया है, इस पार्ट के बारे में भी सोचना है। फर्स्ट पार्ट आ गया सबको समझ में? देखो सेकंड पार्ट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में है, तब तो इसको सीधा यही करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उधर लेते जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। 9 को क्या लिख दोगे 3 का स्क्वायर। तो हम लोग ये कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर कितना, जल्दी बताओ 0 0, और रेडियस क्या होगा इसका 3। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सेंटर है 0 0, रेडियस है 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 रेडियस का सर्कल बनाना। और हमेशा हाथ को इतना साफ करो कि पहली बार में डॉटेड ही बने, और पेंसिल से ये सारे ग्राफ बनाने हैं, पेन से ज़्यादा डर्टी हो जाता है। ये बन गया हमारा 3 रेडियस का सर्कल। अब इसमें देखो तो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, तो किधर का रीजन होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे एक्स और वाई के पेयर आएंगे जिनका स्क्वायर का सम जो है वो 9 से कम होना चाहिए। तो अंदर के पॉइंट्स होंगे या बाहर के पॉइंट्स होंगे, अंदर के पॉइंट्स होंगे, और इज इक्वल टू भी है तो फिर सरकमफेरेंस भी इंक्लूड होगा। अब इज इक्वल टू को जब हम लोगों ने देखा तो फोकस कर गए, अब सरकमफेरेंस को डार्क कर दिया। अब हम डार्क कर सकते हैं और इसके अंदर का पॉइंट ले लिए। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का कॉमन रीजन निकालेंगे। यहाँ पर 3 नहीं लिखा हम लोगों ने, 3 2 1 -1 -3, ठीक है। अब देखो जरा, अब कंबाइनिंग द टू, दोनों को अब कंबाइन करने की बारी आ गई है, कंबाइनिंग दी टू।
एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस 3 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक रेडियस 2 का था जो कि डॉटेड से ही रह गया था, उसको सॉलिड करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि उसका जो पार्ट था वो डिनोमिनेटर में था और डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो अभी स्क्रीन दिखलाते हैं। वैसे आपके पास नोटबुक होगा तो आप तो देख ही लोगे पलट करके। ये वाला ग्राफ, इसमें 2 रेडियस वाले सर्कल के बाहर का रीजन लेना है और 3 रेडियस वाले में अंदर का रीजन लेना है। और 3 वाला है डार्क 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 डार्क। थोड़ा सा मेरा फिगर इतना सुंदर नहीं बना है। ठीक है, अब 2 के बाहर और 3 के अंदर कॉमन रीजन क्या होगा? बीच वाला होगा। 2 के बाहर और 3 के अंदर, ये बन गया। अंदर वाला ऑन द सर्कल नहीं है लेकिन बाहर वाला बाउंड्री इंक्लूडेड है। ये हमारा हो गया डोमेन सेट। दूसरा तरीका है डोमेन सेट को लिखने का। डोमेन सेट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कंडीशन देखो, लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए और इधर क्या है, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 4, लेस देन इक्वल टू 9, वेयर ये लगाना मत भूलना, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो नोटेशन हमने लास्ट में कर्ली ब्रेसेस वाला यूज किया, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर ग्राफ के लिए नहीं बोला है और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप समझ जाना कि ग्राफ हमें नहीं बनाना है। तो आप सिर्फ यहां तक भी आंसर करके छोड़ सकते हो। अगर लिखा हुआ है कि शो द डोमेन सेट ग्राफिकली ऑल्सो, तब आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। बात आई समझ में सभी को? ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप ही लोग मुझे सजेस्ट करोगे, तो बी रेडी। जब पूछेंगे तो जवाब देना होगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन में आ गया वाई माइनस एक्स प्लस 2। कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा? लॉजिक 1 तो लगना ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट दिख ही नहीं रहा हमें, और रेशियो फंक्शन है तो लॉजिक 2 लगेगा। लॉजिक 2 क्या कहता है? डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स y माइनस एक्स प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लिख दोगे एज इट इज अ रेशियो फंक्शन। अच्छा एक चीज और, आप लोग ना इकोनर्स में आ गए हो, वैसे तो आपने एमएमई 1 का पेपर दे ही दिया है। यहाँ पे ना लैंग्वेज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो जितना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है ना अपने सॉल्यूशन को, उसको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलता है। लैंग्वेज नहीं लिखोगे, खाली y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दोगे, थोड़ा सा उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं लगता है। इट इज अ रेशियो फंक्शन, सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। so denominator is not equal to 0. Y is not equal to x minus 2. नॉट इक्वल टू, ग्राफ तो इज इक्वल टू का ही बनता है बच्चे, नॉट इक्वल टू का ग्राफ थोड़ी डायरेक्टली बन जाता है। नॉट इक्वल टू हुआ, ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, ये सब डिसाइड बाद में करते हैं। पहले ग्राफ हमेशा इज इक्वल टू का बनता है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, बस लिख दिया। और कहीं अगर आपको कोई गलती दिखती है, कोई क्लरिकल एरर, कुछ प्लस माइनस कॉपी करते वक्त गलती है, कोई कैलकुलेशन के वक्त, तो आप उसी टाइम क्लास में टोकना। ये नहीं कि छोड़ो मैं कैसे बोलूं, अच्छा नहीं लगता है। लाइव क्लास का मतलब यही है कि आपको अगर लग रहा है तो आप मेरे साथ साथ हम लोग मिलकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप मुझे उसी टाइम टोकोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछोगे। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है। बस 2 पॉइंट तो चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए। मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। ये लो, एक बार मैंने x 0 डाल दिया, एक बार y 0 डाल दिया। x 0 डाल दिए तो y माइनस 2 मिल गया, और y 0 डाल दिया तो x 2 मिल गया। हो गए 2 पॉइंट्स तो काफी हैं। 0 माइनस 2 पॉइंट कहाँ होगा? 0 1 2, दिस इज 1 पॉइंट।
और एक है 2 0, तो 1 2 2 0। अब फिर से मैंने आपको क्या कहा है, आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि आपका पहले बार में हमेशा डॉटेड लाइन ही बनना चाहिए। अब इधर देखो कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू। अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू रहता तब तो हमें सिर्फ लाइन पे ही रहना होता। नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब हमें लाइन पे नहीं रहना। हम लाइन से ऊपर जा सकते हैं, लाइन से नीचे भी आ सकते हैं, बस लाइन पे नहीं रहना। इसलिए लाइन को डार्क नहीं किया है, डॉटेड ही छोड़ दिए। ठीक है, ये बन गया हमारा डोमेन सेट। और अगर लिखने की बारी आएगी तो आप डोमेन सेट में लिखोगे x and y pair such that y is not equal to x minus 2 and xy belongs to real number। क्लियर बच्चे? चलो धीरे धीरे वैरायटी बदल रही है। अब नेक्स्ट थोड़ा और अलग टाइप का है। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, थोड़ा सा बस 5-10 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी पूछो अगर किसी को कोई डाउट है। सबसे पहला क्वेश्चन इजी था, उसमें एक ही अंडर रूट था शायद, नहीं 2 अंडर रूट थे, सिंपल सिंपल थे, रूट अंडर एक्स माइनस 1 रूट अंडर वाई। दूसरे में 2 सर्कल थे, तीसरे में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आया। अब हम लोग फोर्थ पे चल रहे हैं। फोर्थ में अब लॉग आने वाला है इस बार। लॉग में लॉग का अब लॉजिक किसको किसको याद है? लॉग का तो वही मुझे हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने एमएमई 1 पढ़ा हुआ है। लॉग के लिए क्या कंडीशन होती है? लॉग इज डिफाइंड, किस वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइंड होती है? किसका किसका लॉग निकाल सकते हैं? क्या नेगेटिव का लॉग निकाल सकते हैं? कुछ नहीं पता है। लॉग का ग्राफ देखो, कुछ कुछ याद आएगा आपको, ऐसे बनाया था मैंने फर्स्ट सेम में, 1 0, और ये इंक्रीजिंग होता है। इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन वाई एक्सिस पे है? नहीं है। क्या वाई एक्सिस के लेफ्ट में है? नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए ही लॉग एक्स डिफाइंड होता है। किसके लिए डिफाइंड होता है? पॉजिटिव एक्स के लिए ही डिफाइंड होता है। नेगेटिव वैल्यूज का लॉग नहीं देख सकते। 0 पे तो ये चला जाता है माइनस इन्फिनिटी, तो 0 पे भी लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिखेंगे फॉर ln x प्लस वाई, ln किसका? x प्लस वाई का, टू बी डिफाइंड। फॉर ln x प्लस वाई टू बी डिफाइंड, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। बस जिसका लॉग है वो चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। डोमेन के लिए इतना ही बस कंडीशन है। तो y किससे बड़ा आ गया? माइनस एक्स से बड़ा आ गया। बड़ा तो आ गया लेकिन ग्राफिकली बड़ा या छोटा का डायरेक्टली नहीं बनता है। पहले हम हमेशा इज इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं। कोई मुझे बताएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसी लाइन होती है? वैसे तो बहुत बच्चों को पता होगा, अगर x 0 तो y 0, और अगर x 1 तो y माइनस 1। आप ऐसे भी बना सकते हो, 0 0 और x 1 y माइनस 1, ये आ गया। और नहीं तो कई बच्चे जिन्होंने 11th-12th में काफ़ी अच्छे से जो 2D था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उन्हें पता होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर कंपेयर करेंगे माइनस एक्स को, c इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स देर इज नो इंटरसेप्ट, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। और m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 135 डिग्री। इसलिए यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री। और एंगल हमेशा कहाँ से मेजर होता है? x एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 135 डिग्री कंप्लीट करेगा। ये बन जाता है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। लेकिन यहाँ क्या है? y मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। अभी जैसे हम लोगों ने ये 1 था, 1 पे क्या आया था? माइनस 1। एट x इज इक्वल टू 1 y मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस एक्स, यानी माइनस 1।
तो y -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी y ऊपर का कोई भी वैल्यू आ सकता है। इसने कहा कि आप y ऊपर का ले लो, y बड़ा है, y इज वर्टिकल हाइट, तो लाइन से जब भी हम लोग देखेंगे तो y ऊपर वाला हाइट आ जाएगा। अगर वही y छोटा होता, y लेस देन होता, फिर हम नीचे वाला रीजन शेड करते। ये आ गया हमारा क्लियर। ये हो गया हमारा डोमेन सेट। और अगर लिखने की बारी आए तो आप डोमेन इज इक्वल टू ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट y is greater than -x and x y belongs to real number। तो चलो अभी तक 4 क्वेश्चन किया, लॉग भी हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, टाइम कितना हुआ है? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करते करते आज ये खत्म हो जाएगा। और फिर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलेगा। जो मैंने असाइनमेंट अपलोड किया हुआ है ना, असाइनमेंट आप वहां से देख सकते हो पीडीएफ से। वहां से असाइनमेंट में कुछ लेवल कर्व्स के क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, सॉरी इसके डोमेन के, स्टार्टिंग में चैप्टर 15 में। वो सारे 10-12 क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिनके पास नहीं है पीडीएफ, कोई अभी परेशान होने वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा सा लेंदी है। रूट अंडर 4 - x² - y², अंदर में मल्टीप्लाइड है x² + y² - 1। इसको आपको ट्राई करना है। कोई आइडिया कैसे करोगे? इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? ठीक है, लॉजिक 1 लगेगा तो सही, लेकिन इतने बड़े बड़े टर्म्स आपस में प्रोडक्ट में है तो क्या करना चाहिए हमें? एक आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्योंकि इसमें भी हम आपको 2 मिनट का समय देंगे ट्राई करने के लिए। ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, हिंट ट्राई करना है अभी आपको, नहीं होगा तो फिर हम करा रहे हैं। पहले को देखना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल या इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है या जो भी कर रहा है, इसको भी देखना। दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए पॉजिटिव। इसके ना 2 केस बटेंगे। फर्स्ट केस में आप दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेना, तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सेकंड केस में दोनों को नेगेटिव नेगेटिव मान करके, तो या तो पहला केस होगा या फिर दूसरा केस होगा। ठीक है, तो अलग अलग आंसर्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे इसके। आप इसको ट्राई करो खुद से। केस 1 व्हेन बोथ आर पॉजिटिव एंड केस 2 व्हेन बोथ आर नेगेटिव। ट्राई करो इसको आगे, इससे ज़्यादा मुझे अभी नहीं मुंह खोलना है। और 2 मिनट के बाद फिर हम इसको स्क्रीन पे करेंगे, तब आप लोग अपना मैच करना। तो मैंने आपको बताया कि अब आपको 2 केस लेकर के आगे बढ़ना है। राइट डाउन केस नंबर 1। पहले एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। फॉर रूट अंडर 4 - x² - y² x² + y² - 1 टू बी डिफाइंड। के डिफाइंड होने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन होना चाहिए? 4 - x² - y² to x² + y² - 1 should be greater than equal to case 1 4 - x² - y² is also positive और x² + y² - 1 is also positive। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका देखना जरा, इसमें क्या हो रहा है। x² + y² लेस देन साइड चला गया, लेस देन इक्वल टू 4, यानी ये आ गया सर्कल। इसका रेडियस कितना है? का स्क्वायर, और अंदर का एरिया है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। x² + y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी आ गया सर्कल, लेकिन इसमें आउटसाइड का एरिया है। तो यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। ये कह रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2। तो रेडियस का सर्कल बना दिए और 2 के बाहर में रहना है, और ऑन दी सर्कमफेरेंस भी रह सकते हैं, और बाहर का रीजन ले लेना है। ये हो गया।
उसके बाद से दूसरा जो है वो 0 0 और 1 1 रेडियस की बात हो रही है। 1 के मैंने गलत बना दिया, देखो आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अरे भाई जब लेस देन इक्वल टू है तो अंदर का रीजन बनेगा ना, थोड़ा सा बड़ा ही बना दे। अंदर का रीजन बनेगा फर्स्ट वाले में, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन थोड़ी। 1 2 1 2 1 2 1 2 का बना दिए और इज इक्वल टू है। तो अब मेरी तो प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, आप लोगों को भी शायद हो गई होगी, तो अब डायरेक्टली बना सकते हैं सरकमफेरेंस में ही। और लेस देन का है तो अंदर का रीजन आएगा, कर दिया अंदर का। लिख दो -1 -2 1 और x 0 और 1 1 रेडियस का सर्कल, यहाँ भी इज इक्वल टू है बच्चे, यहाँ भी डार्क बना देंगे, बना दिए डार्क। अब इसमें बाहर का चाहिए तो 2 से बाहर का बनाते हैं। अब आपके पास पेंसिल अगर आपने यूज किया और इरेजर है तो अब बाहर के सारे रीजन को रेज करके खाली इसको शेड कर दोगे। अब आपको समझ में आ चुका है कि दिस इज आवर डोमेन, जो कॉमन पार्ट आया है। क्लियर? ये हो गया हमारा डोमेन। अब केस 2 पे चलते हैं, बोथ नेगेटिव। तो 4 minus x square minus y square is less than equal to 0 and x square plus y square minus 1 less than equal to 0। तो देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इधर आ गया सेंटर 0 0 2 रेडियस। ध्यान से देखना, आप लोगों को हम जवाब देने का मौका जरूर देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। पूरी एनर्जी लगा दो क्योंकि ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से क्लास हमारी आज की कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम 9:30 तक नहीं ले रही, तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, थोड़ा बच्चों को और ज्वाइन करने दो और सेटल भी होने दो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो ये हो गया 2 रेडियस का सर्कल, दोनों में इज इक्वल टू है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सेलेक्ट हो रहा है, छोड़ो। यहाँ देखो, यहाँ भी इज इक्वल टू है, यहाँ भी इज इक्वल टू है। तो 2 का भी हम लोग डार्क सर्कल कर देंगे, 1 का भी डार्क सर्कल कर देंगे। 2 के बाहर में जाना है, 2 के बाहर में जाना है। ये लो, बाहर का मैंने येलो वाला बना दिया, 2 का बना दिया। अब 1 के अंदर का, ये लो 1 के अंदर का। क्या कोई कॉमन रीजन निकल रहा है इसमें? नहीं निकल रहा है कॉमन रीजन, मतलब ये सिचुएशन होगा ही नहीं, नॉट वैलिड, नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल कि दोनों एक ही साथ नेगेटिव हो जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आंसर सिर्फ एक ही केस से निकल करके आया है, फर्स्ट केस से। सेकंड केस से कुछ आया ही नहीं, क्योंकि कॉमन रीजन पॉसिबल ही नहीं हो पाया। आगे बात समझ में? इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिनके पास होगा वो पीडीएफ, वो वहां से कर सकते हैं बच्चे क्वेश्चंस। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4-5 और क्वेश्चंस हैं इसके अभी डोमेन के, वो क्वेश्चंस भी आपको क्लास में कराए जाएंगे। वैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे ही देते हैं, ठीक है, करने के लिए। कुछ 1-2 क्वेश्चन आप लोग लिख लो, जिनके पास पीडीएफ नहीं है ना, होमवर्क में ट्राई करना। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी करा दिया। एक और है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। के बाद से एक और है, रूट अंडर वाई माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर लेते हो और अगर नेक्स्ट क्लास में मेरे से मैच कर गया, यानी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो। जरूरी नहीं है कि सबका, ये तो खैर सबसे हो जाएगा, में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और इसमें तो खैर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी सबको। फिर भी आप ट्राई करके आओ, पढ़ो मेरे लेक्चर को, जो भी मैंने आज पढ़ा है नोटबुक में आपने नोट किया है, अगर नहीं नोट किया है तो लास्ट में आप लोग रुक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो भी हम आपको मौका देंगे। तो आप लोगों को पूरा रिवाइज करके और ये 3 क्वेश्चन करके होमवर्क में करके आना है। और नेक्स्ट क्लास में क्लास 2 चैप्टर 15 में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस पे, डोमेन के क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करेंगे। डोमेन के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं 3-4 वो कर लेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग शुरू करेंगे लेवल कर्व्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमारे ई कॉमर्स वाले बच्चों की जान बचा देती है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ जो हम लोग नहीं बना पाते 3D वाला ग्राफ, तो 2D में बना करके हम लोग समझ लेते हैं। तो लेवल कर्व जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू इन द नेक्स्ट क्लास कल ही होगी हमारी मैथ्स की, और मंडे से फिर हमारा बिल्कुल रूटीन चल पड़ेगा MWF में मैथ्स और TTS में स्टैट्स। कल बच्चे सेम टाइम पे 8 o'clock मिलते हैं। आप लोगों को ज़्यादा लेट नहीं करना है, 8 o'clock 8:05 या 8:10 पे मेरी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक बच्चे ज्वाइन करते हैं, टाइम देते हैं, थोड़ा सेटिंग वेटिंग करना होता है, ये 10 मिनट लग जाता है, 5 से 10। ठीक है बच्चे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।